हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार अगले 1 घंटे के अंदर पूरी फ्लेमिंगो टोटल 13 चीज़ें हैं, जिसमें से हमारे जो है 5 पोअम्स है और 8 चैप्टर्स है। ये 8 के 8 चैप्टर्स और 5 पोअम भाई बहुत कायदे से जो है वो कवर करने वाले हैं। मज़ा आएगा आप लोगों को, बहुत डेप्थ के अंदर अमेजिंग तरीके से समझते चलेंगे। तो सबसे पहले द लास्ट लेसन जो हमारा चैप्टर है इसको समझते हैं। यार इस चैप्टर के अंदर क्या है, जो हमारी फ्रांस है वो प्रशिया से अपनी वॉर हार गया था। कहाँ पे? 1970 और 1871 के अंदर। फिर क्या होता, प्रशिया ने जो है वो अल्सासे और लॉरेन के ऊपर, जो दो स्टेट्स थे फ्रांस के, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। और यहाँ पे जो बर्लिन के सोल्जर्स है अल्सासे वाले, उन्होंने जो है टाउन हॉल जो है एक क्या था, टाउन हॉल एक जगह थी जहाँ पे बुलेटिन बोर्ड लगा था, जहाँ पे जितनी भी वॉर्स की डिटेल्स होती है वो सारी उसी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर आती थी, राइट। तो वहाँ पे जो है वो सारी बैड न्यूज़, जितनी भी बैटल्स वगैरह थी, सारी वहाँ पे जो है छपी जाती थी। एक फ्रांस नाम का लड़का था, जो कि उसको बहुत ज़्यादा डर था कि यार जो उसके टीचर है, ठीक है, वो उससे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो जब फ्रांस जो है वहां से अपने डरता डरता अपने स्कूल की तरफ पहुंचता है, स्कूल के अंदर जैसे ही वो एंटर करता है, वो देखता है कि उसके जो सारे क्लासमेट्स हैं वो सारी अपनी अपनी सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं। मिस्टर हैमल जो कि उसके टीचर थे, वो बड़े ही काइंड से लग रहे थे, लेकिन वो एक्चुअल में नॉर्मली इतने काइंड होते नहीं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो बहुत ही काइंड लग रहे थे और उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे जो है क्लोथ्स पहने हुए थे, ठीक है। उस दिन उस स्कूल के जो है वो पुराने गांव के लोग, ठीक है, ओल्ड हॉसर, मेयर, इनफैक्ट जो फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, वो सारे भी जो है वो स्कूल के अंदर थे, और वो भी जो है वो सैड दिख रहे थे। फ्रांस जो है बड़ा ही टच फील करता है एकदम से ये सुनकर कि जो उनकी फ्रेंच है वो उसका आज आखिरी लेसन है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो प्रशिया है, अब ये बोल देते कि भाई अब आप लोगों को जो है वो फ्रांस नहीं पढ़नी है, अब आप लोगों को जो है वो जर्मनी पढ़नी है। मतलब ये तो इस तरीके से हो गया कि भाई किसी इंसान से कोई उसके वस्त्र मांग ले, मतलब ये तो हमसे हमारी आइडेंटिटी छीनने वाली बात हो गई। अगर हमको कल से बोल दिया जाए कि भाई आप लोगों को जो हिंदी के अंदर बात नहीं करनी है, आपको किसी इस वाली एक्स लैंग्वेज के अंदर बात करनी है, तो कितना बुरा हो जाएगा। तो फ्रांस को बहुत बुरा लगता है। हालांकि उससे पहले वो जो अपने टीचर से अपना जो फ्रेंच है उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, बट अब जो है उसको बहुत ज़्यादा फील होता है कि क्यों उसने उसको वैल्यू नहीं की। अब उसकी जो हिस्ट्री की बुक्स है, उसकी जो ग्रामर की बुक्स है, वो उसके जो है पुराने दोस्त जैसे जो उसको लग रहे थे। और क्या होता है कि फ्रांस जो है वो एकदम से मिस्टर हैमल को बहुत पसंद करना शुरू कर देता है। इससे पहले वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और ये रियलाइज़ करता है कि यार अब जो है वो टीचर स्कूल छोड़ के चले जाएंगे। और मिस्टर हैमल जो है वो, मतलब ये बताते, मिस्टर हैमल कहते हैं कि फ्रेंच जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, क्लियर और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक है। और जब वो आखिरी अपनी क्लास लेते हैं और उनका जो गला जो एकदम से चोक हो जाता है, वो बोलते हैं कि यार अ, मतलब वो ना एकदम से बोर्ड के ऊपर ऐसे सर लगा लेते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं वीव ला फ्रांस। बोर्ड के ऊपर वीव ला फ्रांस लग के ऐसे सर लगा देते हैं और बोल देते हैं क्लास डिसमिस। मतलब कि वो इतने ज़्यादा हताश होते हैं कि यार अब मैं आगे पढ़ा नहीं पाऊंगा। मतलब ये तो वही बात हो गई ना यार, कि एकदम से किसी टीचर को लग रहा है कि अब कल से मुझे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है, और वहाँ के लोगों को लग रहा है कि भाई अब तो हमें जो है वो ये हमारी भाषा ही हमसे छीन ली गई और हमें कोई नई भाषा सीखनी है। तो इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर जो हमारा आधारित है। मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर की इनफैक्ट जितने भी चैप्टर्स मैं कराऊंगा उसकी कंप्लीट पूरी पीडीएफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, हर एक चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, उसका एक्सेस जरूर लेना, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना। मैं कह रहा हूँ एक नंबर आप लोगों का नहीं कटने वाला। इसी के साथ सीयूटी की मैं प्रॉपर प्रिपरेशन आप लोगों की इस चैनल के ऊपर करवाऊंगा मेरे भाई, जैसे बोर्ड्स की करवा रहा हूँ, इस चैनल के ऊपर सीयूटी की प्रिपरेशन होगी। चैनल सब्सक्राइब करके रखना। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा लॉ स्प्रिंग। इसके अंदर हमारी एक्चुअली दो स्टोरी है। सबसे पहले हमारा साहिब आलम वाली स्टोरी, और पार्ट 2 के अंदर जो है हम हमारी मुकेश वाली स्टोरी को समझते हैं। एक्चुअली इस स्टोरी के अंदर क्या है कि जो हमारी ऑथर हैं वो सीमापुरी के जो है वो, सीमापुरी के अंदर जो लोग कूड़ा उठाते हैं उनसे मिलती है। और सीमापुरी एक्चुअली क्या है, वो दिल्ली की पेरीफेरी के अंदर है, मतलब कि दिल्ली के बॉर्डर के आसपास का जो है एरिया है, ठीक है। और जिसमें सीमापुरी और जो दिल्ली है वो बिल्कुल ही पोल सा पार्ट है, कि मतलब वहाँ पे सीमापुरी की लाइफस्टाइल बहुत अलग है, दिल्ली के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत अलग है, ठीक है। रैक पिकिंग जो है ना उनका जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी है सीमापुरी के अंदर, ठीक है। रेफ्यूजी वहाँ पे लोग कौन रहते हैं, जो कि बांग्लादेश के रेफ्यूजी हैं, जो कि अपने घर और उनकी जो लैंड है वो जो है स्टॉर्म्स के अंदर इनके अंदर गवा चुके, वो लोग वहाँ पे आके जो है रह रहे थे, ठीक है। उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट जो है ना बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई है, ठीक है। वो नंगे पैर घूमते हैं, गार्बेज उनके लिए मतलब है कि भाई देखो वहाँ पे दो चीज़ें हैं। एडल्ट के लिए गार्बेज का मतलब है उनकी रोज़मर्रा की जो है वो ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी जीने का एक तरीका। और वहीं बच्चों के लिए जो है एक तरीके का ये वंडर है, रैप्ड इन वंडर, मतलब कि वो उनमें से कभी कभी जो है 1 रुपये का उनको सिक्का मिल जाता है तो वो बड़े खुश होते हैं, ठीक है। ठीक है, लिविंग इन हटमेंट्स, वो वहाँ पे जो है बिल्कुल ही झोपड़ी के अंदर रह रहे होते हैं। साहिब आलम जो है उनमें से ही एक रैक पिकर होता है, जो कि छोटा बच्चा होता है। साहिब आलम का मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जो कि आयरनिकल है, मतलब कि उसके नाम का मतलब और जो एक्चुअल में वो काम कर रहा है वो दोनों बहुत ही ऑपोजिट है, बहुत ही आयरनी वाली बात है इसके अंदर।
ठीक है। साहिब जो है वो गेम के अंदर, टेनिस गेम के अंदर इंटरेस्टेड होता है, लेकिन वो कहता है कि ये मेरी आउट ऑफ रीच है, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं ये गेम खेल भी पाऊँ। ठीक है। फिर उसके बाद एंड के अंदर क्या होता है, जो साहिब होता है वो एक चाय की दुकान पे, टपरी पे जो है काम करने लग जाता है। लेकिन वो जो कनस्तर, दूध का कनस्तर वो जो उठाता है, वो उसका कूड़ा बीनने वाले जो उसका बैग होता है उससे ज़्यादा भारी होता है। क्योंकि अब जो है उसको जो है अपने मास्टर, जो टी स्टॉल का मास्टर होता है, उसको उसके लिए काम करना होता है। और जो साहिब है वो खुद के लिए काम नहीं कर पाता और अपनी जो केयर फ्री लुक और फ्रीडम है वो सारी चीज़ें खो देता है। ये इसके पार्ट 1 के अंदर साहिब आलम की प्रॉपर पूरी स्टोरी है। और यहाँ पे जो है पावर्टी और चाइल्ड लेबर की बात हुई है। एक्चुअली पूरे लॉ स्प्रिंग के अंदर पावर्टी और चाइल्ड लेबर की बात हुई है। सिमिलरली इस तरीके की स्टोरी हमारी मुकेश की, जो कि फिरोजाबाद के अंदर रहता है, जिनका चूड़ी बनाने का काम है। ठीक है। और ये भी पूरी स्टोरी जो है चाइल्ड लेबर और पावर्टी के ऊपर है। ठीक है। जो हमारा मुकेश है भाई, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो गाड़ी चलाना सीखना चाहता है, गाड़ी को ठीक करना सीखना चाहता है। मुकेश की जो फैमिली, वो जनरेशन जनरेशन जो है वो बिल्कुल ही चूड़ी बना रहे हैं। ठीक है। और वो बहुत ही डिंगी सेल्स के अंदर, छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी जगहों के अंदर, विदाउट लाइट, बिना हवा, जहाँ पे लाइट भी नहीं, जहाँ पे हवा, ऐसी जगहों के अंदर वो काम करते हैं। उनकी आंखें जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है, अपनी आई साइड जो है वो लूज़ कर जाते हैं। और वो बहुत ही खराब पॉवर्टी के अंदर, बहुत ही बुरे एरिया के अंदर रह रहे हैं। ठीक है। वो इस प्रोफेशन को जो है एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी डेस्टिनी मान लेता है और बोल देता है कि ईश्वर ने उनको यही लिखा है। क्योंकि यहाँ पे कास्ट की भी बात हुई है, उनका ये मानना है कि जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं वो एक्चुअल में लास्ट, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अंदर चूड़ियाँ ही हमेशा बनाएंगे। ठीक है। वुमेन फॉर मेकिंग बैंगल्स फॉर अदर्स, देखो वहाँ पे वो एक ये लाइन ये कह रही है कि जो वहाँ की औरतें हैं वो दूसरों के लिए, दूसरी औरतों के लिए चूड़ियाँ बना सकती है, बट वो इतने इतने उनके पास पैसे नहीं कि वो खुद के लिए चूड़ियाँ भी बना सके। और ये बात बड़ी ही आयरनिकल सी है। ठीक है। इनएबिलिटी फ्रॉम कोऑपरेटिव, लैक ऑफ लीडरशिप, वहाँ पे जो है कोई भी एक तरीके का उनका लीडर नहीं है जो उनकी बात को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है। वो बड़ी विशियस, बहुत ही गंदे सर्कल के अंदर फंस चुके हैं, किसके, जो मिडल मैन होते हैं, जो साहूकार, मनी लेंडर्स होते हैं, पुलिसमैन, लॉयर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, इनके ट्रैप के अंदर एक जो है फंस चुके हैं। क्योंकि वो जिस रेट के ऊपर चूड़ियाँ बनाते हैं उनको उनका उतना रेट नहीं मिलता। मतलब बहुत दिन रात जो है वो मेहनत करते हैं, उनको उनकी उतनी दिहाड़ी भी नहीं, उनको उनके उतने वेजेस भी नहीं मिल रहे होते। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे जो है एक तरीके से फिरोजाबाद के अंदर दो तरीके जो है लोग रह रहे हैं। एक तो जो बिल्कुल ही एक पावर्टी लाइन के अंदर, जो उसके जाल के अंदर फंसे हुए, दूसरा जो उसके उनके ऊपर इन्फ्लुएंस बना के रखे हुए हैं। ठीक है। मुकेश जो है वो अपनी फैमिली से जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि सारी फैमिली ये मानती है कि हम जो है सिर्फ हमेशा चूड़ियाँ ही बनाएंगे। बट मुकेश ये कहता है कि भाई मैं एक नया प्रोफेशन सीखूंगा, जो कि है गाड़ी ठीक करना। रेडी टू वॉक डिस्टेंस फ्रॉम लर्न टू स्किल, देखो यहाँ पे जो मुकेश है वो कहता है कि मैं कितने भी दूर जाने को तैयार हूँ, मैं अपनी जो है इस ड्रीम को जो है साकार पूरा करूँगा, जो कि एक पॉजिटिव साइन है डेवलपमेंट का। तो ये हमारा लॉ स्प्रिंग प्रॉपर पूरा चैप्टर हो गया। देन उसके बाद तीसरा चैप्टर है हमारा जो है वो डीप वाटर। डीप वाटर एक्चुअल में विलियम डगलस साहब ने लिखा है, जो कि अपनी ऑटोबायोग्राफी है। वो अपने पानी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उनकी बचपन के अंदर उनकी जो माँ है वो याकिमा रिवर के बारे में उन्हें बताते हैं कि कितने खराब खराब इंसिडेंसेस वहाँ पे जो हुए। और जब वो 3-4 साल के थे, वो अपने पापा के साथ जो है बीच पे जाते हैं। और बीच पे जब वो जाते हैं तो वो छोटा सा बच्चा एक हल्की सी पानी की वेव के अंदर जो गिर जाता है, उसको लगता है वो कितना ज़्यादा डीप जो है वो चला गया है। तो बचपन का डर जो है उनके मन के अंदर आ जाता है। फिर जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो YMCA पूल जो होता है उनके घर के पास होता है, एक बड़ा लड़का जो है पानी उस डीप वाटर के अंदर जो है वो धक्का देता है। एक्चुअल में जो पूल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो आगे से तो ऐसा है और एंड में जाते आते ऐसा है। मतलब ये जो है एक्चुअल में पूरा 3 फीट है और एंड में आते आते 9 फीट है। तो जो लड़का होता है उन्हें इस वाले एरिया के अंदर जो वो धक्का देता है और उनके मन के अंदर बहुत डर जो है वो आ जाता है। तो YMCA पूल जो होता है वो एक बहुत ही खराब इंसिडेंस उनकी लाइफ के अंदर होता है। और इस इंसिडेंस के बाद वो जो फिशिंग होती है, कैनोइंग होती है, बोटिंग होती है, स्विमिंग होती है, सारी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन के अंदर डर बैठ जाता है। ठीक है। अब वो बहुत ही दृढ़ निश्चय कर लेता है कि भाई मुझे जो है स्विमिंग सीखनी है। वो एक इंस्ट्रक्टर जो है वो अपने अपने लिए अपॉइंट करते हैं। उनको वीक के अंदर 5 दिन जो है हर एक घंटे जो है वो क्लास सिखाता, उनको क्लास लेता था उनकी। ठीक है। वो क्या करता था, उनके रोप अटैच कर देता था और वो पुली के थ्रू जो होती हुई जाती थी, और एक रोप का सिरा जो है इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता था। तब जाके जो है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब है वो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा, विलियम डगलस साहब जो है वो अपना जो है स्विमिंग वगैरह सीखते थे। उनको जो है काफ़ी सारे स्ट्रोक सिखाए थे, इनहेल एक्सेल कैसे करना है। और उन्हें जो है 6 महीने के अंदर प्रॉपर पूरी स्ट्रोकिंग वगैरह जो है वो सिखा दी थी। लेकिन वो यहाँ पे रुके नहीं थे अभी भी। उन्होंने ये अपने आप को टेस्ट करने के लिए जो है वो अपना प्रॉपर जो है एक लेक वेंटफोर्थ की तरफ जाते हैं, वहाँ पे जो है वो डाइव मारते हैं और थोड़ा सा जो है वो वहाँ पे 2 माइल तक स्विम करते हैं, तब जाके उनका डर जो है प्रॉपर निकल जाता है। फिर इससे चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि भाई अगर हम जिंदगी में कुछ भी दृढ़ निश्चय कर लें तो ऐसा कोई डर ही नहीं है जो कि हम जो है ओवरकम नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो है जब वो पूल के अंदर थे तो वो जो है 3 बार अटेम्प्ट मारते हैं कि भाई वो उनकी रणनीति होती है कि जब उनको लड़का जो है पानी के अंदर धक्का दे देता है कि भाई जैसे ही मैं उसकी सतह पे जाऊंगा, सतह पे जाने के बाद मैं एकदम से पुश मार के जो है ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन उसके अंदर नाकाम रहता है। हालांकि उनको जो है उस वक्त बचा लिया जाता है, पर वो डर उनके मन में इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई वो फिर स्विमिंग वगैरह ये सब, पानी उनके पास आते उनके मन में बहुत डर लगता है। लेकिन फिर वो दृढ़ निश्चय लेते हैं और अपना पूरा डर जो है वो खत्म कर देते हैं। ये हमारा जो है डी वाटर चैप्टर प्रॉपर कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर आता है रैट ट्रैप।
इसके अंदर क्या होता है भाई, एक बंदा होता है जो कि हमारा रैट ट्रैप सेलर होता है, वो पेडलर होता है बिल्कुल ही, ठीक है। वो जो काम करता है, वो जो है चूहा बनाने की जो पिंजरा होता है, एक्चुअली में वो चूहा बनाने का पिंजरा जो है वो बेचता है, जो कि बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। वो कभी कभी बड़ी फिलोसफिकल सी बात करता है, ठीक है। वो जो है उसी के साथ साथ वो भीख भी मांगता है और जो है वायर्स वगैरह भी चुरा लेता है, ठीक है, जो कि उसकी ज़िंदगी चलाने के लिए एक पर्याप्त जॉब नहीं है। तो वो कभी एक टाइम को ये इमेजिन करता है कि जो पूरा वर्ल्ड है ना, वो भी एक तरीके के रैट ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। रैट ट्रैप के अंदर से फंसे से मतलब है कि जैसे हम एक चूहे को लालच देके पिंजरे के अंदर लेकर आते हैं ना, वैसे ही हम जो लोग हैं वो एक्चुअल के अंदर जो है एक लग्जरी लाइफ, बहुत सारा पैसा कमाना, इसके अंदर जो है वो जाके फंस जाता है और फिर उसी के अंदर फंसे रह जाते हैं, जैसे कि एक चूहा पिंजरे के अंदर आके फिर फंसा रह जाता है, ठीक है। तो फिर वो जो है भाई एक दिन रात को जो है एक क्रॉफ्टर के कॉटेज के अंदर जाता है और वो बंदा बड़ा ही सही होता है, उसको जो है बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देता है, ठीक है। और लेकिन वो जो हमारा रैट ट्रैप होता है वो वहाँ पे भी चोरी कर लेता है। वो जो बंदा होता है जिसका वो घर होता है, जो जहाँ पे रात को जाके रहता है, वो उसको सपर देता है, मतलब एक तरीके की खिचड़ी देता है उसको, टबैको देता है, और ये जो वो मजोलिस वगैरह के म्यूजिक वगैरह लगा के वो जो है मस्त एकदम रात काटता है। लेकिन वो वहाँ से जो है 30 करोनर्स के जो है नोट्स वो चुरा के वहाँ से रैट ट्रैप वाला बंदा वो भाग जाता है। अब जैसे ही वो भागता है तो उसको लगता है कि मुझे हाईवे के रास्ते से नहीं जाना चाहिए, मुझे जंगल के रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि हाईवे पे मैं जाऊँगा तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। तो जैसे ही वो जंगल के अंदर जाता है, वो भटकता रह जाता है जंगल के अंदर इधर उधर, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। उसको लगता है कि आज जो है मैं एक रैट ट्रैप के अंदर फंस चुका हूँ, मैंने थोड़ा सा लालच दिखा, अब मैं जो है जंगल के अंदर फंस चुका हूँ। फिर जैसे ही वो एकदम एग्जॉस्ट होकर ज़मीन पे गिरता है तो उसको वहाँ पे जो है एक आयरन मिल की जो है वो आवाज़ आती है, वो ढक ढक की आवाज़ आती है, तो वहाँ से पूरी एनर्जी इकट्ठी करके आयरन मिल के पास जो है वो चले जाता है। तो फिर आयरन मिल के अंदर जब वो जाता है तो वहाँ का जो आयरन मास्टर होता है वो उसको अपना पुराना मित्र समझ लेता है कि ये तो मेरा पुराना जो कोई आर्मी के अंदर बंदा था, वो ये है, लेकिन वो एक्चुअल में वो होता नहीं है। तो वो उसको बोलता है, जो आयरन मास्टर होता है, कि नहीं यार तेरे को मेरे घर पे आना पड़ेगा, तेरे को मेरे घर पे आना पड़ेगा। वो बोलता है कि सर मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, लेकिन वो बोलता है कि नहीं तेरे को आना पड़ेगा। तो वो नहीं मानता। तो फिर जो आयरन मिल होता है, आयरन मिल वाला होता है, वो अपनी बेटी एडला को भेजता है, क्योंकि एडला के जो है वो एडला मना लोगों को बहुत अच्छे से लेती थी, एडला की ये क्वालिटी थी। तो वो अपने फादर से जो है एडला जो है क्या कहती है, उसको लेके जो है वो आ जाती है। तो उसको जो है वो घर पे रखते हैं, ठीक है। उसको जो है प्रॉपर इन बेड एंड उनको जो है प्रॉपर फूड वगैरह, डिलीशियस फूड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो देती है। लेकिन जैसे ही वो शेव वगैरह करके आता है, उसको रैट ट्रैप सेलर को जो है वो नहा धोकर आता है, तो उसके फादर को पता चल जाता है कि नहीं ये वो बंदा नहीं है। तो जैसे ही उसको पता चलता है, उसके फादर बहुत नाराज़ होते हैं, बोलते हैं कि तू यहाँ से निकल जा। लेकिन जो एडला होती है वो ये बोलती है कि फादर हमने तो उसको नहीं बोला था ना, मतलब इसने तो हमें नहीं बोला था ना कि मैं तुम्हारे घर चलूँगा, हम इसको लेकर आए हैं। अगर हमने इसको प्रॉमिस किया है कि हम तेरे को घर पे लेके जाएंगे, और उस वक्त क्रिसमस की रात भी, और हमने इसको इससे वादा किया कि तेरा क्रिसमस हम बहुत अच्छा मनाएंगे, तो हमें इसका क्रिसमस बहुत अच्छा मनाना चाहिए। वो अपने फादर को मना लेती है। तो अब ये सारा इंसिडेंट्स वगैरह देख के जो है वो जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी आंखें खुल जाती है कि यार ज़िंदगी के अंदर कितने अच्छे लोग हैं। तो ये चैप्टर हमें जो है प्रॉपर एक चीज़ सिखाता है कि वो उसकी एडला का जो स्नेह होता है उसके प्रति, एडला की जो अच्छाइयाँ होती है, वो रैट ट्रैप सेलर की बिल्कुल आंखें खोल देती है। तो जैसे ही वो जब सुबह जैसे ही क्रिसमस की रात खत्म होती है, तो वो जो एडला है उसके जो पापा है वो चर्च की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनकी तरफ एक खबर आती है कि एक ऐसा ऐसा बंदा जो है वो निकला था, और वो 30 करोनर के नोट जो है वो चुरा के भागा हुआ है। तो उसके फादर जो है उसके एडला को बोलते हैं कि देख ले तूने रात को उस बंदे को रोका था, अब हम चर्च पे आए हुए, पता नहीं वो पीछे से घर के अंदर क्या क्या चुरा के लेके होगा। लेकिन जब वो घर आते हैं तो वो बंदा जो होता है रैट ट्रैप सेलर जो होता है, वो एडला के लिए गिफ्ट जो है वो छोड़ के जाता है वहाँ पे। और जो है मतलब वो अपने हाथों से एक जो है पिंजरा बना के जाता है, और वो जो 30 करोड़ के नोट्स है वहीं पे रख के जाता है, और उसके लिए जो उसके लिए लेटर भी लिख के जाता है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मेरी आज आंखें खोल दी, और अब आज मैं इस रैट ट्रैप से बिल्कुल ही बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर द रैट ट्रैप चैप्टर। उसके बाद हमारा है भाई इंडिगो चैप्टर। ये एक्चुअली में जो चैप्टर है ये आप लोगों को गांधी जी वाला चैप्टर है, कि वो किस तरीके से जो है वो चंपारण वाला जो इंसिडेंस है उसको वो कराते हैं। तो भाई एक राजकुमार शुक्ला नाम का बंदा होता है, जो कि नेशनल इंडियन कांग्रेस की जो मीटिंग होती है 1916 के अंदर, वो गांधी जी से जाके मिलता है, ठीक है। तो वो गांधी जी को जो है प्रॉपर उसके बारे में, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम जो चल रहा होता है उसके बारे में जो ब्रीफ अप करता है सारा, कि गांधी जी ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही है। तो गांधी जी बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ पे आऊँगा। तो फिर जैसे वो गांधी जी वहाँ पे जाते, तो राजेंद्र प्रसाद जो एक्चुअल में इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे रहे थे, वो एक्चुअल में उनके चंपारण के जो है वो प्रॉपर लॉयर्स वगैरह के साथ जो है उनकी केसेस वगैरह देखते थे। तो लेकिन जब वो राजेंद्र प्रसाद के यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि शुक्ला जो है वो एक कास्ट उसकी उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, तो वहाँ पे जो गांधी जी को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको लगता है कि ये भी कोई लोअर कास्ट का बंदा होगा। मतलब उस टाइम पे जो है वो कास्टिज्म बहुत पीक पे था।
देन उसके बाद गांधी जी जो है वो मुजफ्फरपुर जाते हैं, मुजफ्फरनगर नहीं मुजफ्फरपुर जाते हैं एक्चुअल में। और ज़्यादा इंसिडेंट्स जो है उस सारे जो है सबूतों को इकट्ठा वगैरह करने के लिए वो अपना जो है वो वहाँ पे मुजफ्फरपुर जाते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर के अंदर भाई ध्यान रखना, उनको जो है प्रोफेसर जेबी कृपलानी जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ उनका जो है वो वेट करती है, और प्रोफेसर मलकानी के घर के अंदर वो रुकते हैं। ध्यान रखना उस समय पे किसी ऐसे बंदे के घर पे रुक जाना जो कि प्रोफेसर मलकानी एक तो सरकार के लिए काम करे, दूसरा एक ऐसा बंदा जो कि अब सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो है वो खड़ा होने वाला है, ऐसे लोग को अपने घर पे रखना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। ठीक है, वो एक्चुअल में पूरा सिस्टम क्या था, सिस्टम ये था कि भाई जो हमारे ब्रिटिश लोग थे, एक तो आके इंडियन की जो है वो पहले उन्होंने लैंड हड़प ली, अब उन लोगों को, अब उन्हीं से जो है वो टैक्स वसूल कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि भाई ये जो जितनी भी तुम्हारे पास लैंड है ना, इसके 15% के अंदर तुम्हें इंडिगो उगानी पड़ेगी। तो वो इंडिगो जब उगाते थे तो वो एज उन्हें रेंट पे करते थे। हालांकि हमारे इंडियन लोगों को लगता था कि भाई हमें कोई रेंट पे नहीं करना पड़ रहा, बट एक्चुअल में वो जो इंडिगो है फिर वो बाहर जाके जो है वो बेच देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जर्मन ने एक सिंथेटिक इंडिगो बना लिया, जिससे जो ओरिजिनल इंडिगो उसकी वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, उसकी सेल वगैरह बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे जो है, क्योंकि उनका पहले कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था इस बारे में कि भाई आपको जो है मैं उगा के देनी पड़ेगी, लेकिन अब ये बात हमारे इंडियन लोगों को समझ में नहीं आती कि जो ब्रिटिशर्स है ये अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रेक कर रहे हैं, हम ब्रेक नहीं कर रहे। तो वो कहते हैं, ब्रिटिशर्स आके नहीं कहते कि चलो ठीक है अब हम तुमसे जो है वो नहीं ले रहे, हम तुमसे कोई रेंट नहीं लेंगे, हम तुम्हें ये जो है वो जगह दे रहे हैं, और तुम जो है जो 15 तुम इस जगह का हमें जो है पैसे दे दो। कुछ लोग तो पैसे दे देते हैं, पर कुछ लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हमने ब्रेक नहीं है, कायदे से कानून के हिसाब से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है। तो फिर जो है गांधी जी सारे सबूत वगैरह जो इकट्ठे करते हैं, तो वो लोग जो पैसे पे कर दे होते थे अब वो भी उनके जो है खिलाफ बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी इस इंसिडेंट्स को जो है ब्रिटिशर्स ऑफिसर के पास जाते हैं लेने के लिए, बट उनको जो है वहाँ से भगा दिया जाता है कि बंदे तो निकलने यहाँ से, तो यहाँ का है भी नहीं। देन उसके बाद जो है गांधी जी मोतीहारी जाते हैं। ठीक है, मोतीहारी के अंदर जो है फिर वो अपना जो है और ज़्यादा सबूत वगैरह जो है इकट्ठे करते हैं, अपनी प्रॉपर रणनीति वगैरह बनाते हैं। फिर प्रोमिनेंट लॉयर जो है वो अपने डिसीजंस देते हैं कि भाई वो एक्चुअल में गांधी जी उनको बोलते हैं कि भाई मेरे जाने के बाद अगर मुझे ये लोग जेल वेल में डाल देंगे तो फिर वो क्या होगा, कि एक्चुअली होता क्या है, जब वो मोतीहारी जा रहे होते हैं तो उनके पास जो है एक एक वो जो एक सम्मन आता है कि भाई आप लोग, एक उनके पास एक नोटिस आता है कि आपको जो है वो जो है आपको पेश होना पड़ेगा। लेकिन अब जो है वो गांधी जी मना कर देते हैं कि मैं इसको डिसोबे बिल्कुल ही नहीं मानूंगा, तो वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए जो है फिर वो अपने रात में बैठ के जो है वो बनाते हैं रणनीति कि अगर मुझे जेल वेल में डाल देगा तो तुम सारे लोग क्या करोगे। तो फिर वो बाकी के लोग बोलते हैं कि हम भी अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी बोलते हैं कि भाई मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, और तुम लोग तो यहाँ के इंडियन हो तब भी तुम इनकी हेल्प नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बैटल ऑफ फिर जो है वो सारे लोग जो है वहाँ पे गांधी जी को बोलते कि नहीं हाँ सर हम आपके साथ हैं, अगर आप जेल जाओगे तो हम भी जेल जाएंगे। इस बात को लेके गांधी जी कहते हैं कि अब तो मैंने चंपारण जीत लिया समझो। ठीक है, फिर क्या होता है कि उनको जो है कोर्ट के अंदर बुलाया जाता है, तो इतनी सारी भीड़ जो है वहाँ पे आ जाती है, बहुत सारी भीड़ के भाई लोग पागल हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, इतनी ब्रिटिशर लोगों ने तो इतनी ज़्यादा भीड़ कभी ज़िंदगी के अंदर एक साथ देखी नहीं थी। तो उनको वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा वहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन बाद में उनके पास फिर वो आता है कि भाई जो तुमने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो था ये तुम्हारा हम रद्द कर रहे हैं, तुम्हें हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। मतलब कि पहली एक स्पार्क लगी थी कि कब पहली बार सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट जो है वो हमने जीता था। ठीक है, फिर कमीशन बिठाया गया कि इस मुद्दे के ऊपर जो है वो इंक्वायरी की जाए, और इंक्वायरी के अंदर जो है वो लैंडलॉर्ड्स को जो है गिल्टी पाया गया। फिर उसके जो है क्या हुआ कि गांधी जी ने जो है 50% जो है वो डिमांड की कि जितना भी अमाउंट है उसका 50% जो है आप रिफंड कर दो। लेकिन वो 50% पे नहीं मानते, वो 25% देने को तैयार होते हैं कि हम 25% जो है वो दे देंगे। तो गांधी जी इस पर मना नहीं करते, वो ले लेते खुशी खुशी, क्योंकि बस ये चाहते थे कि पहली बार जो हमारे इंडियंस जो है वो अपनी प्रेस्टीज से जीतेंगे, और पहली बार जो है वो ब्रिटिशर्स हारेगा। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ ये होता है कि जो ये जो सेटलमेंट होता है उसके बाद हमारे इंडियंस को ये पता चलता है कि हमारे भी कुछ ना कुछ राइट्स हैं। ठीक है, फिर चंपारण के वो अपलिफ्टमेंट के अंदर बहुत सारा काम करते हैं। ठीक है, वो अपने जो है बेटे को बुलाते हैं, प्राइमरी स्कूल्स वहाँ पे खोलते हैं, उनको जो बेटा देवदास वहाँ पे पढ़ा रहा होता है, महादेव देसाई वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं। वो आश्रम के जो रूल्स है वो कैसे रहना होता है, सैनिटेशन वगैरह कैसे रखनी होती है, वो सारी चीज़ उनको पढ़ाते हैं। और वहाँ पे वो डॉक्टर्स वगैरह भी बुलाते हैं, उनको 3 तरीके की दवाइयाँ दी जाती है, कैस्टर ऑयल, क्विनिन और सल्फर ऑइंटमेंट। ठीक है, अगर किसी को कोटेड टंग हो रही है तो उसको कास्टर ऑयल दिया जाता था, अगर किसी को मलेरिया फीवर हो रहा है तो उसको जो है कनीन प्लस कास्टर ऑयल दिया जाता था, अगर किसी को स्किन डिजीज हो रही है तो ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल उसको दिया जाता था। ठीक है, और जो कस्तूरबा बाई हमारी उनकी जो वाइफ थी वो एक्चुअल में वुमेन से बात करती थी, उनको कैसे रहना है, सैनिटेशन वगैरह सारी चीज़ें जो है पहुँचाई जाती थी। तो यही गांधी जी का जो है टर्निंग पॉइंट था लाइफ के अंदर। बात है समझ में। ठीक है, और फिर जो है हमारा चार्ल्स फ्रेजर एंड्रयू जो है यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता था कि बाकी के लोग कहते थे कि ये बड़ा गांधी जी का फॉलोअर था,
तो बाकी के लोग कहते थे कि ये ये जो हमारे साथ ही रहता है तो हमें जो है इसको रख लेना चाहिए अपने साथ। बट गांधी जी कहते हैं कि तुम्हें ज़िंदगी के अंदर जो भी करना है बिना अंग्रेजों के करना, तभी हमें जो है असली जीत मिलेगी। तो यहाँ पे जो है लेसन हमें मिलता है सेल्फ रिलायंस के ऊपर। गांधी जी हमें सिखाते हैं कि हम अकेले इंडियंस ही बहुत हैं इनके लिए, तो हमें इनकी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हमारा भाई पोएट्स एंड पैनकेक्स। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसके अंदर क्या होता है भाई, कुछ लोग होते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो है मेकअप रूम की बात की हुई है यहाँ पे। मेकअप मैन यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए होते हैं, जैसे बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब से आए होते हैं। और यहाँ पे एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल दिखता है डाइवर्सिटी का हमें, ठीक है, कि भाई बहुत सारे लोग एक ही जगह पे आए हुए हैं। फिर वहाँ पे जो एक ऑफिस बॉय भी होता था, लेकिन यहाँ पे जो मेकअप रूम होता था उसके अंदर एक हायरार्की चलती थी कि जो मेन मेकअप बंदा हो, जो हेड होगा, वो जो है बिल्कुल मेन एक्टर का जो है वो आपका वो करेगा, क्या कहते हैं, मेकअप करेगा। फिर उसका जूनियर जो होगा वो थोड़े से जूनियर आर्टिस्ट का करेगा। ऐसे करते करते पूरी हायरार्की चलती थी। और जो ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय का काम एक्चुअली पानी वगैरह पिलाना था, बट वो जो क्राउड वाला जब शूट होता था तो क्राउड का जो है वो प्रॉपर वहाँ पे मेकअप करता था। और जो अगर मैं ऑफिस बॉय की बात बताऊँ तो ये अपने मतलब 40-41 साल का बंदा होगा, ठीक है। और ये बंदा बड़ा ही, इसका ये मानना था कि भाई मेरे पास बहुत सारा टैलेंट है, बट मेरा टैलेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल ही वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो नंबर 2 है सुब्बू, वो उसको हर चीज़ के लिए जो है वो गुनहगार मानता था कि मेरा टैलेंट जो वेस्ट हो रहा है ना वो इस सुब्बू की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सुब्बू होता था, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, SS वासन नंबर 1 थे, ठीक है, उसके बाद सुब्बू नंबर 2 था। इसके बारे में भी, इस वाले पॉइंट के बारे में बात करूंगा। इस बंदे को सारी चीज़ें आती थी, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करता था, ऐसी एक्टिंग जो कभी कोई नहीं कर पाता था, ये वो भी कर लेता था। और अगर कहीं पे किसी भी दिक्कत में, लाइट में, मेकअप में, ड्रेस में, डायलॉग में, लिखावट में, पोएट्री में, किसी भी चीज़ में किसी को दिक्कत आती थी, सुब्बू के पास उसके सॉल्यूशन होते थे। अगर वो सॉल्यूशन फिट नहीं बैठ रहा होता तो उसके 14 तरीके के ऑल्टरनेटिव्स वो निकाल लेता था। इतना तगड़ा बंदा था सुब्बू, ठीक है। तो यहाँ पे सुब्बू को भाई बड़ा सिब्बू सुब्बू चलता था यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये बंदा ऐसे चिढ़ता था कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, सुब्बू, मेरा जो टैलेंट है ना सुब्बू की वजह से खराब हो रहा है। तो जो अशोका मित्रन है, जिन्होंने ये राइटर जो वो लिखे, वो एक्चुअल में यहाँ पे जो है एक क्यूबिकल के अंदर काम करते थे, जिसकी फ्रेंच विंडो थी, मतलब कि चारों तरफ ग्लास था। उनका काम था एक्चुअल में पेपर के अंदर से कटिंग निकाल के जो है वहाँ पे चिपकाना, मतलब वहाँ पे फाइल के अंदर लगाना। तो लोगों को लगता था कि ये तो कुछ भी नहीं करता है। इनफैक्ट कभी कभी उसको लगता था कि जो SS वॉसन जो कि नंबर 1 द बॉस, उन्हें भी लगता होगा कि इसकी तो कोई जॉब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट्स हुए थे। वो इवेंट्स के सबसे पहले जो है स्टोरी डिपार्टमेंट हमारा जो है वो बंद हो गया था। स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर क्या था भाई, जेमिनी स्टूडियो की ये बात है, पूरा प्रॉपर पूरा इंसिडेंट जेमिनी स्टूडियो की है। तो वहाँ पे एक लीगल एडवाइजर हुआ करता था, जो कि बड़ा ही, वहाँ पे देखो सारे बंदे पोइट वगैरह ये सब अपनी फिलोसफिकल दुनिया के अंदर जिए होते थे। ये बंदा एक लॉजिकल बंदा होता था यहाँ पे, ठीक है। सब बंदे वहाँ पे खादी पहनते थे, पैंट और टाई लगा के आता था। और ये इसने जो है एक हमारी ब्रिलियंट एक्ट्रेस का जो है वो करियर भी खत्म कर दिया था। एक्चुअली वो एक्ट्रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को कुछ ना कुछ बोल रही थी, तो उसकी जो है वीडियो रिकॉर्ड इसने कर दी। तो जब उसने उसको सुनाई वापस, उस एक्ट्रेस को वो वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, तो उसने उसके बाद कभी एक्टिंग की ही नहीं, ठीक है। देन उसके बाद वहाँ पे एक बार जो है MRA आती है। MRA को होता है 200 लोगों का कुछ एक इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल वो लोग होते हैं जो कि वहाँ पे प्ले वगैरह करने आते हैं, ठीक है। उन्होंने 2 तरीके के प्ले जो है कहते हैं, एक तो जॉथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, ठीक है। और बड़ा ही प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने जो किया था, ठीक है। और वो जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर कई बार जो है प्ले हुआ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इनका जो इंटेंशन था आने का, वो था कम्युनिज्म के बारे में लोगों को बताना। ध्यान रखना, हालांकि इन्होंने कभी ऐसे खुले में नहीं बताया कि जो है वो कम्युनिज्म के बारे में जो है हम बताना चाह रहे हैं, बट इनका कहीं ना कहीं हिडन जो है वो चीज़ उसके अंदर रहती थी। लोगों को कभी इसके बारे में पता नहीं चला कि कम्युनिज्म के बारे में जो है वो ये फैलाने आए हैं, क्योंकि लोग जो है बड़ी नफरत करते थे। एक्चुअल में होता क्या था, कम्युनिज्म क्या होता था, कम्युनिज्म का मानना ये था कि भाई अगर तुम जो है कुछ साल पैसा कमा रहे हो तो उसमें से कुछ पैसा तुम्हें सरकार को देना पड़ेगा। और लोगों का ये मानना था कि जो लोग कम्युनिज्म फॉलो करते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी माँ बाप को भी जो है किसी ना एक दिन जो है वो काट देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का वो कम्युनिज्म को जो है वो एंटी कम्युनिज्म को जो है वो फैलाने आए थे कि कम्युनिज्म जो है बेकार है। और क्योंकि हमारे जो SS वासन साहब थे वो पैसा कमाते थे, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करते थे। तो वो चुप चोरी चोरी से इन्हें जो है बुला लेते थे। उनको वो बुलाते कुछ और कह के थे, पर उनका इंटेंशन कुछ और नहीं होता था। सिमिलरली जो स्टीफन स्पेंडर थे, ये भी एक तरीके के जो हमारे ऑथर थे, ये भी वहाँ पे आए थे। उनका जो है एक लैंग्वेज का एक्सेंट वगैरह ऐसा था जो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है वो फ्रीडम, इन सब की चीज़ों की जो है बात हो रही थी। तो लेकिन ये भी जो है एक तरीके से अपना जो है वो कम्युनिज्म ही फैलाने यहाँ पे जो है वो आए थे, ठीक है। तो ये प्रॉपर हमारा जो है वो इंसिडेंस रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे अशोका मित्रन साहब है, उनको कैसे पता चला कि ये जो है अपना यहाँ पे ये सब फैलाने आए हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक मैगजीन होती है जो कि अपना एक कॉन्टेस्ट करा रही होती है। तो वो कॉन्टेस्ट के अंदर जब पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो उस मैगजीन के बारे में जानते हैं कि ये मैगजीन ठीक है भी या नहीं है। तो जैसे ही वो ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें बुक मिलती है जिसके अंदर जो है
जिस बुक के अंदर जो है एक बुक होती है हमारी द गॉड दैट फेल्ड। द गॉड दैट फेल्ड का मतलब होता है कि जो कम्युनिज्म जो कि फेल हो गया, तो उसके अंदर के जो ऐसे होते हैं उसके अंदर एक ऐसे स्टीफन स्पेंडर का भी था। तब जाके उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये तो बड़ा भाई कम्युनिज्म फैलाने जो है वो यहाँ पे हमारे उसके अंदर आया था, तब जो सारी चीज़ें उनको पता चल। ठीक है, तो ये था हमारा पोएट्स एंड पैनकेक। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द इंटरव्यू। द इंटरव्यू चैप्टर के अंदर जो है इसके दो पार्ट है। सबसे पहले पार्ट के अंदर जो है लोगों की डिफरेंट डिफरेंट राय है इंटरव्यूज़ को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि जो है इंटरव्यू बहुत ही अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू जैसी खराब चीज़ नहीं है। जैसे कि सब कहते हैं बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आर्ट इसके अंदर हमें जो है सच्चाई पता चलती है लोगों की, लोग कैसे रहते हैं कैसे बात करते हैं हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलता है, जैसे कि आजकल के ज़माने में पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं कि भाई बहुत ही गंदा है। ठीक है, जिसमें से जो हमारे एस नैपॉल कहते हैं कि ये तो एक तरीके का जो है सम पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज पार्ट देमसेल्फ। इसका इनका मैं ये मानना है कि ये तो लोगों को जख्म देता है और वो जो है अपने अंदर की जो चीज़ है वो खो देते हैं जो इंटरव्यू है। ठीक है, लेविस कैरोल का कहना है कि भाई ये तो एक तरीके का हॉरर है, इंटरव्यू करवाना एक तरीके का हॉरर है। ठीक है, रूबिक रडियार्ड क्लिपिंग जो है थे वो कहते हैं कि एक तरीके का ये तो इमोरल है, एक क्राइम है, एक असॉल्ट है और इसको पनिशमेंट देनी चाहिए जो भी जो है इंटरव्यू देता और लेता है। ठीक है, जी वेल्स रेफर्ड कहते हैं कि जो इंटरव्यू है वो ऑडियल है। ठीक है, एस सॉल बेलो हमारे कहते हैं कि भाई ये तो एक तरीके का इस तरीके से होगा कि मैं अपनी विंड पाइप के ऊपर ऐसे थंब रख लूँ। ठीक है, बात आ रही समझे। तो ये इंटरव्यू की जो है कुछ लोगों की जो है एडवांटेज, कुछ लोगों की राय है, तो कुछ एडवांटेजेस है कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो ये सारी पूरा प्रॉपर इंटरव्यू के बारे में बताया है। अब सेकंड पार्ट के अंदर जो है कुछ लोग हैं हमारे जैसे कि मुकुंद हो गया और एक हमारा अम्बर्टो एको हो गया, इनके जो है एक जो है प्रॉपर इंटरव्यू को जो है एडिट करके यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो मुकुंद पूछता है उनसे, जो हमारे अम्बर्टो एको होते हैं, कि आप इतनी सारी जो है लाइफ के अंदर चीज़ें कैसे कर लेते हो। तो एको बोलता है कि मैं सारी चीज़ें नहीं करता, मैं तो एक ही चीज़ जो है वो बार बार करता हूँ। ठीक है, हिज चिल्ड्रन रिफ्लेक्टेड हिज फिलोसफिकल इंटरेस्ट, हिज बुक ऑन चिल्ड्रन रिफ्लेक्टेड हिज फिलोसफिकल इंटरेस्ट। उसकी एक बुक थी। ठीक है, एक जो कि बच्चों के ऊपर लिखी थी, वो उसका फिलोसफिकल इंटरेस्ट भी दिखाता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू इको, इको कहता है, जब वो उससे पूछता है ना कि भाई तुम इतने सारे काम कैसे कर लेते हो, वो कहता है कि मैं इतने सारे काम नहीं करता, मैं सारा काम मैं एक ही काम करता हूँ, वो तुम्हें सारा लगता है। वो कहता है कि हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे जो है खाली स्पेसेस होते हैं जिसको हम इंटरस्टिसेस कहते हैं। वो उस खाली समय को जो है अपना जो है यूटिलाइज करता है। मतलब कि जैसे अगर मान लो किसी ने उसको ऊपर बुलाया है, मतलब किसी ने उसने जो है किसी को अपने घर पे बुलाया है, जितनी देर में वो बंदा नीचे से ऊपर आएगा, अगर मैं वो लिफ्ट में ऊपर आ रहा होगा और अगर मैं उसका वेट कर रहा हूँ, तो मैं उसका वेट नहीं करूँगा, मैं उसको क्या करूँगा, मैं इतनी देर में अपने कुछ ऐसे वगैरह लिख लूँगा। इसको उसने क्या बोला था, इंटरस्टिसेस बोला था। ठीक है, इको लाइक्स इको जो है अपने आप को जो है एकेडमिशियन बोलना चाहता था रैदर देन नॉवलिस्ट। बाद में उसको नॉवलिस्ट के नाम से लोग जानने लगे थे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता था और संडे को ही सिर्फ नॉवेल्स लिखता था। ठीक है, उसकी जो है नॉवेल्स को बड़ी ह्यूज जो है सक्सेस मिली, जो उसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, इको पॉइंट आउट इट हैज बीन रिटन एट द एप्रोप्रिएट। वो कहते हैं कि भाई ये जो बुक मैंने लिखी थी, अगर मैं 10 साल बाद या 10 साल पहले लिखता ना तो नहीं चलती, मैंने बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे लिखी थी। ठीक है, उसकी जो 10 से 15 मिलियन कॉपी जो है वो सोल हो गई थी। मुकट अगेन क्वेश्चन एकदम मेडेवल ग्राउंड, वो पूछता है कि क्या तुम्हारी इसके बुक के पीछे कोई तुमने जो है मेडिवल हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें जो है डाली हुई है, क्या इसका सक्सेस का रीज़न ये है। वो कहता है कि इसका सक्सेस का रीज़न तो आज भी एक तरीके का मिस्ट्री है। वो कहता है बस एक समय समय मैंने सही समय पर डाली, इसलिए जो है वो होगी। इको रिप्लाइड अ नंबर ऑफ बुक्स वर रिटन इन द, वो कहता है कि बहुत सारी बुक जो है ऐसी लिखी हुई है जिसके ऊपर जो है मेडिवल पार्ट के बारे में जो है बात की हुई है, बट मेरी बुक इसलिए चली क्योंकि जो है मैंने करेक्ट समय पे लिखी। इको फर्दर टोल्ड दैट बाय राइटिंग ही कुड रीच लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। वो कहता है कि चलो ठीक है, भले ही जो है मैं मेरे को लोग जो है एज अ नॉवलिस्ट जान रहे हो, प्रोफेसर नहीं जान रहे हो, बट ठीक है, एटलीस्ट लोग मुझे जानते हैं, मैं लार्जर ऑडियंस तक जो है पहुंच पा रहा हूँ। तो ये था हमारा प्रॉपर इंटरव्यू। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस के अंदर हमारी एक जो सोफी और एक है जैसिन, दोनों बिल्कुल ही अपोजिट है, दोनों स्कूल गर्ल है, क्लासमेट्स है, दोनों दोस्त है। ठीक है, सोफी जो है वो दिन के अंदर हमेशा सपने देखते हैं, वो कहती है कि भाई मैं तो अपना जो है बुटीक खोलूंगी। वहीं जैसिन कहती है कि भाई हम जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं है। जैसिन जो है जैसिन जो है सोफी को हमेशा से एडवाइस देती है कि भाई तू थोड़ा सा सेंसिबल बन। ठीक है, वो बोलती है कि हमें जो है आगे बिस्किट फैक्ट्री के अंदर ही काम करना है जब भी हम स्कूल की फैक्ट्री अपने स्कूल से पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो सोफी अपनी जो है फैंटेसी वगैरह जो है वो विद मनी वो बताती है कि भाई मैं जो है एज अ मैनेजर काम कर लूँगी, मैं एज अ एक्ट्रेस बन जाऊँगी, मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी। ठीक है, अपने फादर को भी घर पे जाके बोलती है अपने डे ड्रीम्स वो जो बताती है उसके फादर, लेकिन उसको बोलते हैं कि भाई जब भी तू कुछ करेगी तो सबसे पहले घर खरीद लो। अब तुम यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हो क्योंकि उनके पास अभी तक खुद का घर भी नहीं है ठीक से। ठीक है, सोफ़ी जो है अपने भाई गौफ को हर अपनी सारी चीज़ें जो है प्रॉपर सारी चीज़ें बताती है, लेकिन उसका उसका जो भाई है वो एक्चुअल में एक मोटर मैकेनिक होता है। सोफ़ी चाहती है कि
सोफ़ी चाहती है कि जो उसका भाई है उसके साथ सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस वगैरह जो उसके साथ शेयर करे, लेकिन उसका भाई जो है वो थोड़ा सा रिजर्व्ड है, वो किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करता। ठीक है, शी शेयर्ड विद गॉफ दैट हर चांस बाय मीटिंग अ देखो एक इसके अंदर ना बड़ा यंग फुटबॉल प्लेयर है डैनी कैसी। तो सोफ़ी क्योंकि डे ड्रीमर है, वो अपनी मनगढ़ंत कहानी अपने भाई को बता देती है कि मैं डैनी कैसी से मिली थी, वो मेरे से मिलना चाह रहा था, उसने मेरे को अगले दिन डेट पे बुलाया है। ठीक है, हर फादर हु वॉज अ ग्रेट फुटबॉल डोंट लाइक हर। तो देखो उसके फादर भी जो फुटबॉल के बड़े ही जो है वो क्या कहते हैं शौकीन होते, लेकिन वो उसकी बात पे बिलीव नहीं करते। सोफी कन्फाइड इन गॉफ डैनी कैसी एंड आस्क्ड हर टू मीट इन द नेक्स्ट वीक। जो कॉफ़ी जो सोफ़ी होते हैं अपने भाई गॉफ को बोलती है कि नेक्स्ट वीक जो है उसने मुझे फिर से मिलने के लिए बुलाया है। ऑन सैटरडे सोफ़ी फैमिली वेंट टू वॉच फुटबॉल मैच यूनाइटेड। देखो फिर क्या होता है सैटरडे को जो है उसकी फैमिली जो है वो मैच देखने जाती है, और जो यूनाइटेड है वो 2-0 से जीत जाती है। केसी जो है अपना सेकंड गोल बहुत तगड़े तरीके से वहाँ पे जो है मारता है। ठीक है, इग्नोरिंग गॉफ वार्निंग सोफी वेटेड। अब देखो क्या होता है कि क्योंकि वो उसको बोलती है कि मेरे लिए मुझसे जो है डैनी कैसी मिलने आएगा, तो उसका भाई बोलता है कि वो नहीं मिलने आएगा, तू तब मत करिए सारी चीज़ें मत बता, वो बिल्कुल नहीं मिलने आएगा। लेकिन फिर भी वो जाती है। वो इतनी इतनी ज़्यादा सपने देखते हैं कि वो एक जगह पे जो है वो कनाल के थ्रू जाते 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 जो है एक शांत सी जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बैठ के वो बिल्कुल इमेजिन करते हैं कि वहाँ से डैनी कैसी आ रहा है, मेरे से मिलेगा, वो मैं उससे ऐसे बात करूँगी, मैं उससे ऐसे बात करूँगी। फिर उसके बाद वो अपना थॉट जो है बिल्कुल चेंज कर लेती है कि डैनी कैसी नहीं आया, मैं उससे नाराज़ हूँ। तो देख रहे हो वो कितनी बड़ी डे ड्रीमर है। ठीक है, तो वो इस तरीके से जो है अपना वो देखते हैं, वो उसके लिए बड़े लंबे समय तक जो है वो वेट करती है। ठीक है, वो ये मैंने बताया ना, कि वो देखो कहती है कि भाई मैंने उससे बात की है, मतलब पूरा इमेजिन कर लेती है। तो उसे पता होता है कि वो नहीं आएगा, तो वो थोड़ी डिसअपॉइंट भी हो जाती है, और ओनली विशफुल थिंकिंग। ठीक है, हाउएवर शी इमेजिन वंस अगेन अगेन चांसिंग हिम, तो द विजन ऑफ हिम स्कोरिंग गोल एडमिशन। तो ठीक है, वो वहाँ पे जो है बैठ के प्रॉपर एकदम और जो है अपना एक ख्याल बुन लेती है कि एक मैच चल रहा है और फिर से डैनी कैसी ने जो है वो गोल मारा है। तो मोटा मोटा सा बात ये है कि जो हमारी सोफी है वो बहुत ही डे ड्रीमर है, बिल्कुल दिन के अंदर जो है प्रॉपर सपने देखती है। देन उसके बाद हमारी एक पोअम है भाई, माई मदर इज 66। इस पोअम के अंदर क्या है भाई, जो हमारी ऑथर है कमला दास, वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही होती है अपनी जो है गाड़ी को ड्राइव करते करते, और उनकी मम्मी जो उनके साथ बैठी होती है। उनकी मम्मी जो है वो स्लीप मोड के अंदर होते हैं, उनका जो है मुंह खुला होता है, सोता हुआ बंदा जो मुंह खुला होता है, वो बड़ी ही वो मुरझाई हुई सी लग रही है, उनका कलरलेस लग रहा है, बिल्कुल ही डेड बॉडी की तरह जो है लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि उनका जो एंड है वो अब बहुत ही ज़्यादा पास है। ठीक है, तो उनकी जो पोएट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेन फील करती है, उनको बड़ा इंटेंस जो है पेन फील होता है, उनको रियलाइज़ होता है कि जो है बहुत ही जल्दी मेरी माता जो है मुझे छोड़कर चली जाएंगी। वो अपना जो है माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है, जो है बाहर जो है यंग ट्रीज़ को देखती है, यंग ट्रीज़ को देखती है। ठीक है, जो कि उल्टे डायरेक्शन में जो है भागते हुए आते हैं। अब जैसे तुम अगर गाड़ी चला रहे हो, तो जब पेड़ जैसे तुम गाड़ी इस डायरेक्शन में चला रहे हो, तो पेड़ तो इसी डायरेक्शन के अंदर आ रहे होंगे ना। ठीक है, वो उस यंग ट्रीज़ को देखती है, जो है छोटे छोटे बच्चों को देखती है जो कि अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं, जो कि एक कंट्रास्ट दिखा रहा होता है पूरी दोनों सिचुएशन के अंदर। एक तरफ उसकी माँ बूढ़ी बैठे और बाहर जो है यंग ट्रीज़ है, यंग बच्चे हैं, जो कि दोनों के बीच में कंट्रास्ट शो हो रहा है। तो वो अपना माइंड डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं देखना, मुझे बाहर ही देखना है, सारी चीज़ें ओके हैं। होता है ना, बंदा कहता है भाई मुझे गंदे ख्याल चाहिए ही नहीं। ठीक है, द सेटिंग नाउ। अब उसके बाद क्या होता है कि सेकंड पार्ट के अंदर क्या होता है कि भाई अब वो एयरपोर्ट का सीन जो है वो आ जाता है। सिक्योरिटी चेक पे जो हमारे पोर्ट होते हैं, पोर्ट जो है वो अगेन अपनी माता के जो है फेस पर देखते, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा जो है मुरझाया हुआ सा लग रहा है। एक जिस सर्दी के अंदर जिस तरीके का चांद होता है उस तरीके से लग रहा है, जैसे कि सर्दी का चांद ऐसा होता है कि चांद के अंदर चांदनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है जो हमारे पोएट होते हैं कमला दास, उसका एक बचपन का जो है फियर होता है, क्योंकि बचपन से ही जो उनको अपनी माँ से दूर जाने का बहुत ज़्यादा डर था, और उन्हें लग रहा था कि अब जो है वो जो है चीज़ सत्य होने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, तो उनकी जो हमारी कमला दास है जो ऑथर है, वो अपनी माँ से बड़ा ही क्लोज रिलेशन उनका हमेशा से जो है वो रहा है। और शी हैड ऑलवेज फेल्ट दैट द फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम मदर व्हिच इज फेमिलियर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम। और उन्होंने जो है वो हमेशा से उनके मन के अंदर डर था उनकी माँ को जो है खोने का। द पोएट रीअश्योर्स। देखो उनके बाद ना यहाँ पे क्या है, पोम के अंदर ना 3 स्माइल का जिक्र किया हुआ है। एक सेकंड में पेन लेता हूँ। 3 स्माइल का जिक्र किया हुआ है, स्माइल ऐसे लिखा है, स्माइल, स्माइल और स्माइल। ठीक है, तो ये 3 स्माइल जो उन्होंने किया हुआ है। पहला स्माइल जो उन्होंने किया है कि माता जी सारी चीज़ें ठीक है, मैं खुशी खुशी जा रही हूँ, अपना ऐसे से प्रिटेंड करना चाह रही है। दूसरे स्माइल के अंदर जो है वो अपनी अपनी माता जी को जो है दुख नहीं देना चाह रही कैसा भी, कि भाई तुम्हें जाते हुए देखकर किसी भी उसके अंदर जो है वो दुख हो। तीसरा स्माइल जो है वो ये कहना चाह रही है कि हम फिर से मिलेंगे, अपा फिर मिलांगे, वो वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये था भाई हमारा प्रॉपर माई मदर है 66। देन उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारी पोअम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो है पैब्लो नरूडा साहब ने लिखी है। पैब्लो नरूडा साहब इस पोअम के अंदर एक ही चीज़ कहते हैं कि जनाब देखो, मैं जो है वो 12 तक गिनूंगा, 1 से 12 तक गिनूंगा, जैसे कि घड़ी के अंदर तक जो घड़ी के क्लॉक के अंदर 12 तक चलता है, मैं उसी तरीके से जो है वो गिनूंगा। और इस मोमेंट के अंदर कोई भी मूव ना करो,
सारी चीज़ें बिल्कुल ही शांत हो जाए, कोई भी जो फिशरमैन होगा वो किसी व्हेल को नहीं मारेगा, ठीक है? कोई वर्कर जो खुद को हर्ट नहीं करेगा। हर्ट हर्ट से मतलब है जैसे कि सॉल्ट मैन की यहाँ पे बात हुई है, तो जो सॉल्ट मैन होते हैं जब वो नमक वगैरह उठाते हैं तो उनके हाथ वगैरह छिल जाते हैं, तो कोई कुछ काम नहीं करेगा। एंड जो लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो उस 12, तब तक मैं 12 तक जब तक गिनती गाऊंगा तब तक आप उस अपने एक्शंस के बारे में सोचो कि जो तुम एक्शंस कर रहे हो क्या वो ठीक कर रहे हो या नेचर को तुम तबाह कर रहे हो। जो एनिमीज होंगे वो सारे पीसफुली जो एक साथ खड़े होंगे। देखो वो एक्चुअल में ना लोगों को यूनाइट करना चाहते हैं कि तुम सारे शांति से यूनाइट हो जाओ। कोई देश का कोई बॉर्डर ना हो रहा उस टाइम पे, कोई इधर उधर की बात ना हो रही हो, हम सारे जो है वो यूनाइट होकर खड़े हो, ठीक है? और कहीं पे कोई वॉर ना हो, और हम एक्चुअल में अगर कहीं वॉर चल भी रहे थे तो हम उस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज, जो गंदे कॉन्सिक्वेंसेज होने जा रहे हैं उसको हम जो है वो उसके बारे में सोचे। जैसे कि ट्रक जो है वो ओल्ड सोल्जर्स की बॉडीज़ को लेके जा रहे हैं, ठीक है? वो देखते हैं कि लोग जो है वो बड़े भागम दौड़ी जो अपनी लाइफ के अंदर मचाई हुई है, डेथ से बहुत ज़्यादा डर है। इस बारे में तुम किसी के बारे में कुछ भी मत सोचो, ठीक है? नरोडा चाहता है कि तुम पॉज लो, सेलिब्रेट करो जो तुम्हारी अचीवमेंट्स, जहाँ तक तुमने आज तक जो भी किया उस चीज़ को उन 12 तक गिनती के अंदर सेलिब्रेट करो, ठीक है? जो हमारा डेथ का डर है उसको ख़त्म करो। ही बिलीव्स ये जो है हमारा रिफ्लेक्शन वाला जो है वो एक समय होगा और हम लाइफ को एक नया मीनिंग देंगे, हमारी लाइफ को एक नया बर्थ देंगे, जैसे कि अर्थ हमेशा जो है वो देती है, ठीक है? फिर अल्टीमेटली नरूदा कहते हैं कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम जो है 12 तक गिनती गाओ। तो एक्चुअल में इस पूरी पोअम के अंदर नरूदा साहब कहते हैं कि साइलेंस से जो है वो यूनाइट हो जाओ और 12 तक गिनती गाओ और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने अंदर झांक के देखो कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है? देन उसके बाद नेक्स्ट पोअम है भाई हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत अमेजिंग हमारी पोअम है, ठीक है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या कहता है कि जॉन कीट साहब ने पोएम लिखी है, वो कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी तुम्हारी लाइफ के अंदर जो भी होगी ना वो तुम्हें हमेशा से खुशी देगी। जैसे कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि उसे हमेशा से खुशी देती है, और अगर वो वो चीज़ जो है ना वहाँ पे दुख आने का कोई पॉइंट ही नहीं है, वहाँ पे हमेशा से खुशी आएगी और वो खुशी हमेशा से बढ़ेगी। अगर वो चीज़ तुम्हें दुख दे रही है दैट मीन्स वो तुम्हारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है। मैं उस चीज़ को बेस लाइन कहता हूँ। तुम लोगों की लाइफ के अंदर ना हमेशा से कोई ना कोई एक बेस लाइन होगी, वो कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है वो अपोजिट सेक्स को कोई और इंसान हो, ठीक है? हमारी माता हो, कोई हमारे पिता हो, हमारा पेट हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है वो, ठीक है? तो ब्यूटी इज समथिंग दैट हैज़ एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ। जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी होते हैं ना एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ की चीज़ों को ना बिल्कुल ही बदल देगी, हमेशा से बहुत ही ट्रांसफॉर्म कर देगी, और वो तुम्हें बड़ी सुकून दे नींद देगी, बड़ी पीसफुल सी स्लीप देगी, बहुत अच्छे सांस देगी, तुम्हारी गुड हेल्थ देगी, ठीक है? हर मॉर्निंग जो है, अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे कीट साहब ने जो है जॉन कीट साहब ने मदर नेचर को बोला है, ठीक है? तो वो ये बोलते हैं कि हर सुबह उठ के हम जो है एक फ्लावर का बैंड बनाते हैं जो कि हमें अर्थ से कनेक्ट रखता है, ठीक है? ब्यूटी के पास ये पावर है कि हमारी सारी लाइफ की नेगेटिविटी जो हमारे दिल से वो दिमाग से दूर कर देगी। तो उन्होंने थिंग ऑफ ब्यूटी पता है किसको बोला है? देखो सन को बोला है, मून को बोला है, ट्रीज को बोला है, शिप को बोला है, रील्स एंड डेफोडिल्स को बोला है, ठीक है? लाइव स्वीट्स को बोला है, सूदिंग, ठीक है, सॉरी डेफोडिल्स तक बोला है, ठीक है? देन उसके बाद उन्होंने माइटी डीड को भी जो है वो बोला है। माइटी डीड का मतलब हो गया वो लोग जो कि हमारे देश के लिए जो है वो कुर्बान हुए हैं। उनकी उनकी स्टोरीज जब भी हम पढ़ते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जब भी हम पढ़ते हैं, हमें जो है बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। वो भी एक तरीके की हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है? जितने भी हमने बचपन के अंदर कहानियाँ सुनी है वो सारी हमारी क्या है, वो सारी चीज़ें हमारी जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो एक्चुअल में थिंग ऑफ ब्यूटी हमारी इसके अंदर कितनी चीज़ों को कहा है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, ठीक है, छः, सात, ठीक है? देन उसके बाद और एटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है, लाइक, ठीक है? तो ये 7 चीज़ें जो है ये हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी है, और यही सातों चीज़ें हमें जो है पेपर के अंदर लिखने क्वेश्चन आता है कि जॉन कीट्स ने थिंग ऑफ ब्यूटी किसको कहा है, ठीक है? नेक्स्ट है भाई हमारा अ रोड साइड स्टैंड। बहुत अमेजिंग पोएम है। रोड साइड स्टैंड के अंदर क्या होता है कि भाई मुझे हमारे जो ऑथर होते हैं वो एक एक घर और उसके बाहर जो छपड़ा लगा होता है उसके बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि भाई ये लोग जो है बड़े ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं और एक्चुअल में ये जो है तुमसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है? ये एक्चुअल में बेसिकली चाहते हैं कि जो सिटी का पैसा है वो इनकी लाइफ चलाने के लिए, इनकी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, जरा यहाँ तक आए, एक सेकंड में जरा देख लूँ मेरी रिकॉर्डिंग हो भी रही है नहीं हो रही, ठीक है? वो सिटी का पैसा यहाँ पर आए, ठीक है? वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई जो रूरल लाइफ है, ठीक है, वो ऐसी ही बनी रहे, और वो इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं कि क्यों जो है इसको प्रिजर्व करना, जो हमारी रूरल लाइफ है उसको प्रिजर्व करना अगेंस्ट अर्बनाइजेशन। मतलब कि धीरे धीरे जो है वो सारे गांव जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो के जो है सिटीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमारे जो ऑथर साहब है वो एक्चुअल में अर्बनाइजेशन की इंपॉर्टेंस बताते हैं। वो चाहते हैं कि तुम इसको समझो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? और यहाँ पे वो जो रोड साइड स्टैंड है
वहाँ पे बड़ा ही जो है बहुत ही अच्छा एक सीन सा जो है मिलता है, ठीक है, जो कि नेचुरल ब्यूटी है। और वहाँ पे कुछ साइंस है जो कि आइटम सेल कर रहे हैं। देखो एक पीछे बहुत बहुत ही बड़ा पहाड़ है, उसके आगे जो है लोग अपना एक छपड़ा डाल के घर के बाहर छपड़ा डाल के अपनी जो है कुछ सामान बेच रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर जो साइन बोर्ड लगे ना वो बहुत ही गंदे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सीन जो है थोड़ा सा खराब भी दिख रहा है वहाँ पे। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, कंटिन्यू बोल रहे हैं तो इससे गला थोड़ा हो गया। ठीक है, तो वो अपना कंसर्न बड़ा एक्सप्रेस करते हैं कि यार जो सिटी है जो है वो पैसों के लिए इनसे इनकी लैंड ले लेगी और इनकी जो पीसफुल लाइफ है वो जेओपार्डाइज कर देगी, मतलब इनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म कर देगी, जो पीसफुल लाइफ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो स्पीकर है वो चाहते हैं कि जो जो टाउन है, जो गाँव है, बिल्कुल ही अनचेंज रहे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो सिटी का इन्फ्लुएंस ना आ पाए। ठीक है, द पोम एक्सप्लोर द थीम ऑफ लॉस, चेंज, लॉस, नॉस्टैल्जिया। देखो इसके अंदर क्या होता है, वो चेंज, वो यहाँ पे नहीं चाहते कि गाँव के अंदर कोई भी चेंज हो, क्योंकि वो चाहते कि ये चीज़ प्रिजर्व रहे। वो वहाँ पे लॉस भी दिखाते कि इन लोगों को कितना लॉस लॉस हो जाएगा। वो बड़ा नॉस्टैल्जिया फील करते कि वो जब पहले एक बार गाँव गए थे तो कितना अच्छा था वो सारी चीज़ें। तो क्लैश दिखाती है रूरल ट्रेडिशन और अर्बन डेवलपमेंट के बीच में। ठीक है, देयर इज़ अ प्लीज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग विद पासिंग ट्रैफिक। वहाँ पे जो हमारे ऑथर है वो उस पासिंग ट्रैफिक से प्लीज़ कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोग प्लीज़ थोड़ी देर आओ, रुको, उस रोड साइड स्टैंड के पास अपनी गाड़ी वगैरह लगाओ, उनसे सामान खरीदो, ताकि जो सिटी का पैसा है वो उन तक आए और वो भी अपनी लाइफ को जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है प्रॉपर चला पाए। बात है समझ में, ताकि वो लोग अपनी लाइफ को खुद ख़त्म ना करें, ताकि वो ये जो रूरल लाइफ है इसको ख़त्म करके वो लोग सिटी की तरफ जो है वो चले जाए। यही तो बात हो गई ना, वो जो कह रहे थे कि भाई जो सिटी जो है वो इनका सारी चीज़ें वो ख़त्म कर देगी, वो यही तो चीज़ है कि भाई जो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो जाएगा, अब वहाँ पे जो है वो लोग आकर रुकेंगे नहीं, उनसे सामान खरीदेंगे नहीं, तो फिर वो कैसे ही जो है अपनी चीज़ लाइफ को वो जो चला पाएंगे। ठीक है, बात है इसमें। देन उसके बाद हमारी जो लास्ट पोम है दैट इज़ आंट जेनिफर टाइगर। बहुत अमेजिंग जो है पोम है यार। आंट जेनिफर जो है वो एक्चुअल में क्या कर रही होती है, एक एम्ब्रॉयडरी होती है, उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी के अंदर एक्चुअल में इस तरीके का एक गोला सा होता है। ठीक है, उसके अंदर जो है एक वो कपड़ा लगा दिया जाता है और हमारी जो आंट होती है वो यहाँ पे जो है वो टाइगर वगैरह बना रही होती है, इस कपड़े के ऊपर प्रॉपर टाइगर बुन रही होती है। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा, रेड कलर और पेन लेते हैं। यहाँ पे जो है अपना, यहाँ पे जो प्रॉपर अपना टाइगर वगैरह इस तरीके से बना रही होती है, और वो टाइगर जो बना रही होती है ना, ये इसके मान लो ऐसे पैर वैर हो गए, जो भी हो गया, और ये इस तरीके से बहुत ही निडर जो है वो टाइगर बनाती है कि मतलब काफ़ी सारे टाइगर हमें बनाती है कि ये बिल्कुल भी नहीं किसी डरते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, ये इस पोम के अंदर ना बात हो रही है कि सारी मेल डोमिनेंस के ऊपर। एक्चुअल में जो हमारी आंटी है वो एक मैरिड वुमन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ब्यूटीफुल होम मेकर बन के रह गई है। ठीक है, द पोम थ्रू द वर्ड ऑफ Aunt Jennifer tells us the inner desire to free herself from the constraint of abusive marriage। ये पोम जो है हमारी जितनी भी हमारी औरतें हैं जो कि एक ऐसी रिश्ते के अंदर बंध चुकी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आदमी की बहुत ज़्यादा चलती हो, वो अब सिर्फ एक ड्यूटी करने लायक रह गई हो कि उसको अपने आदमी की जो है वो ड्यूटी ही करनी है। और वो अपनी इनर डिज़ायर जो है, उसकी इनर इच्छा क्या है कि वो इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को हटाना चाहते हैं एक्चुअल में अपनी लाइफ से, क्योंकि वो एक बहुत एब्यूजिव रिश्ते के अंदर, एब्यूजिव शादी के अंदर जो है बंध चुकी है। ठीक है, और वो कैसी सोसाइटी के अंदर फंस फंस चुकी है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी, मतलब कि जहाँ ऐसी सोसाइटी जहाँ पे स्त्रियों को बोलने नहीं दिया जाता हो, सिर्फ और सिर्फ आदमी ही बोलते हो, आदमी ही बात करते हो और उनकी ही हमेशा चलती है। ठीक है, तो वो जो पोएट है वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी इनर फीलिंग। ठीक है, आंट जेनिफर, तो जो हमारी आंट जेनिफर है वो जो इतना उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, वो बेचारी हाथ कांपते कांपते जो है ना वो बहुत निडर शेर बना रही है। और वो निडर शेर इसलिए बना रही है दिखाने के लिए, अपनी इनर डिजायर वहां पे रखने के लिए कि मैं भी ऐसी ही निडर हूँ। बोल नहीं पा रही है बट वो व्यक्त करना चाहती है, वो दिखाना चाह रही है कि अगर मैं मर भी जाऊंगी पर ये रिश्ता तो मेरे साथ हमेशा रहेगा, और जो शेर मैं बनाऊंगी ना ये हमेशा से बहुत ही फ्रीली मूव करते रहेंगे। ठीक है, अपनी पहचान सी बना रही है। The aunt is embroidering a motif comparing vibrant, fearless tigers moving freely around the bright greenery। जो हमारी आंट है वो बिल्कुल ही जो है निडर जो है शेर बना रही है, बिल्कुल ही एक घने जंगल के अंदर। However, she herself is living a submissiveness to her husband command। लेकिन वो खुद जो है अपने हस्बैंड की कमांड के ऊपर जो है वो चलती है। ठीक है, हर एक्ट आर डोमिनेटेड बाय हिम। उसके जितने भी एक्शंस होते हैं वो उसके पति ही डोमिनेट कर रहा होता है। एंड शी फियर्स हिम कॉन्स्टेंटली। वो हमेशा से उससे डरती है। दिस पैटर्न ऑफ फ्री एंड फियरलेस टाइगर्स रिफ्लेक्ट्स हर इनर डिजायर टू लिव फ्री एंड
जो वो पैटर्न वहाँ पे बना रही है, वो उसकी इनर डिज़ायर दिखा रही है और उसकी इच्छा दिखा रही है कि वो जो है फ्रीली रहना चाहती है। द टाइगर आर ग्रेसफुल एलिगेंट एंड ब्राइट। जो टाइगर उसने बनाया वो बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही ग्रेटफुल है, बहुत ही ब्राइट दिख रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स ट्रेम्बल एंड एज शी एम्ब्रॉयडर्स, मैंने बताया ना वो बहुत, उसके हाथ जो है बिल्कुल ही काँप रहे हैं बेचारी के यार, डर अंदर है पर इच्छा बहुत है जो कि करने की, डर जो अपने अंदर की जो इच्छा है वो व्यक्त करने की, ठीक है। शी इज़ ओल्ड बट स्टिल फियर्स हर हस्बैंड। वो अभी, अब देखो ना, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे आपने पूरा बचपन निकाल दिया हो, ठीक है, बचपन क्या पूरी जवानी निकाल दी हो, अपनी आधी ज़िंदगी निकाल दी हो, अब आप बूढ़े हो चुके हो, लेकिन अब भी आप अपने पति से डर रहे हो, ठीक है। शी डज़ नॉट इन्जॉय द फ्रीडम टू डू एनीथिंग एज पर हर विश। वो बिल्कुल भी जो इन्जॉय नहीं करती थी, वो फ्रीडम ही नहीं थी उसके पास कि वो अपनी इच्छा से कुछ कर सके। द वेडिंग रिंग ऑन हर हैंड इज कॉन्स्टेंट रिमाइंडर दैट हर लाइफ इज डेडिकेटेड टू हर हस्बैंड। जो रिंग उन्होंने वेडिंग की पहनी हुई थी, वो एक्चुअल में बार बार उन्होंने रिमाइंड करा रही थी कि जो ये लाइफ है वो तुम्हारे हस्बैंड को तुमने डेडिकेट कर दी है। द बर्डन ऑफ डिमांडिंग मैरिज वॉज हैज़ एग्जॉस्टेड हर। जो बर्डन था इस डिमांडिंग मैरिज का, उसने उसको बिल्कुल अंदर से एग्जॉस्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। द टॉर्मेंट विल नॉट एंड अनटिल हर डेथ। और ये जो रिश्ता है, ये जो डर है, ये उसकी मौत तक भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। बात आ रही समझ में? इवन आफ्टर हर डेथ द रिंग विल रिमेन ऑन हर हैंड एंड शी विल नेवर बी फ्री। अपनी डेथ के बाद भी ये जो रिंग है, ये इसका पीछा नहीं छोड़ेगी और ये हमेशा इसके साथ रहेगी। ऑन द अदर हैंड द टाइगर्स दैट शी इज एम्ब्रॉयडरिंग विल कंटिन्यू टू मूव अराउंड फ्रीली फॉर एवर। लेकिन उसकी डेथ के बाद ये जो टाइगर जो उन्होंने बुने, जो टाइगर उनको उन्होंने बनाया है, वो हमेशा से उस घने जंगल के अंदर बहुत ही फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है भाई। तो ये तो भाई हमारा प्रॉपर पूरी फ्लेमिंगो मैंने आप लोगों को करा दिया है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, प्रॉपर हमारे जो इसके अंदर 13 के 13 चैप्टर जो है वो मैंने आप लोगों को करा दिए। अभी आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे PDF आप ऑप्ट कर लेना, एक सेकंड में ज़रा यहाँ पे, ठीक है भाई। आपको जाना है पिन कमेंट के अंदर, पिन कमेंट के अंदर चला जाना है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चला, वहाँ पे आपको एक PDF मिलेगी, ठीक है। उस PDF के अंदर सबसे पहले ध्यान से समझ लेना, उस PDF के अंदर जो है सबसे पहले हर चैप्टर की जो है आप लोगों को समरी दी होगी रिटर्न, ठीक है। वो समरी एक बार पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। कायदे से उनके जो है हर चैप्टर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, वो उसके अंदर डले हुए हैं, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। उसके अंदर जो है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी डले हुए हैं, वो प्रैक्टिस करनी है। उसके अंदर आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी डले हुए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। पूरा सामान जो है ना एंड टू एंड मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ भाई। वो PDF निकाल के उसका एक्सेस ज़रूर ले लेना, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने वन शॉट आप लोगों का जो है वन शॉट राइटिंग सेक्शन, ये भी मैंने जो है प्रॉपर अपलोड कर दिया है, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेना। आपका देखो फ्लेमिंगो मैंने पूरा करा दिया है, ठीक है, वन शॉट मैंने करा दिया, आपका अनसीन पैसेज में प्रॉपर पूरा करा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग बोलोगे कि मुझे प्रॉपर वन शॉट विस्तास बनानी चाहिए, तो वन स्टॉप विस्तास जो है भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ठीक है। और वन स्टॉप मतलब वन स्टॉप विस्तास कर करके कमेंट सेक्शन भर देना। मैं बहुत जल्दी वन शॉट विस्तास भी लाऊंगा, पर वो जब भी लाऊंगा जब मुझे लगेगा कि आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं है, तो मुझे बता देना भाई। बाकी आप लोगों का CUET का प्रॉपर मैंने इंतज़ाम किया हुआ भाई। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को गूगल पे दिखाऊँ, ठीक है, गूगल पे अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आपको लिखना है study.educaptain.in, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप बैच देख रहे हो ना भाई, ये जो बैच देख रहे हो आप, इंग्लिश वॉरियर बैच, ये एक्चुअल में आपका 500 रुपीज़ के अंदर मैंने बैच निकाला हुआ। और ये ऐसा बैच है मेरे भाई, इसके अंदर आपकी CUET की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं आप लोगों की बोर्ड्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ, मैं आप लोगों की CUET की भी कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ। आप लोगों को कहीं तक भी जाने भागने नहीं दूंगा। चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करके रखो यार, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपकी CUET की भी प्रॉपर प्रिपरेशन हो रही है, बोर्ड्स की तो मैं प्रॉपर करवा ही रहा हूँ। आई होप मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोज़ मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार ज़रूर बरसाना अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत आपके जो एग्ज़ाम का जो ये रूटीन है इसको बहुत इजी कर दे रही है और आपको बहुत मज़ा आ रहा है। जितना एक डर वो जो लग रहा था वो अगर मन से निकल रहा हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसाना, क्योंकि आपका प्यार ही है जो कि मुझे मोटिवेट रखता है और मैं आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट जो है वो डिलीवर करता हूँ। तो नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के अंदर मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय एंड